Hello dear learners, welcome back to Abid Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abid Shiksha. So let us begin. आज की जो important news है वो है first, we save the economic from crisis. It's about white paper economy. ठीक है, white paper economy क्या होता है? ये prelims के लिए बहुत factual एक चीज़ है, बहुत important है जानना. So ये देखेंगे. Second, कुछ पढ़िए या ना पढ़िए, ये टॉपिक आज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. दैट इज़ हाई कोर्ट टेक सीरियस व्यू ऑन विमेन इन बंगाल जेल्स गेटिंग प्रेग्नेंट. ठीक है, तो बहुत लार्ज नंबर पे जो है बच्चे जो है उनका संख्या बढ़ गया है इन दी जेल्स, तो इन वेस्ट बंगाल. तो वहाँ पे क्या कारण हो सकता है कि इतनी सारी वुमेन जो है वो प्रेग्नेंट हो रही है वहाँ पे और बच्चे जो है इतना सारा जो है जन्म ले रहे हैं. तो दैट इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल इशू. ठीक है. थर्ड इज़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेंड गोल्डन इंटरवेंशन और स्मोक एंड मिरर्स. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये टॉपिक भी आज तीनों के तीनों टॉपिक दीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. ठीक है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या हम लोगों का एक बड़ा सा कॉर्पस बनाया गया है तो वो जानेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो फर्स्ट न्यूज़ इज वी सेव द इकोनॉमी फ्रॉम अ क्राइसिस गवर्नमेंट से. तो गवर्नमेंट ने एक वाइट पेपर जो है उसको रिलीज किया. ठीक है, नाउ व्हाट इज अ वाइट पेपर? वाइट पेपर इज समथिंग विच इज़ नॉट रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको याद रखना है कि ये कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशनल एक ऑब्लिगेशन नहीं है ऑन द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट ने कुछ सालों में या लेट्स से कुछ एक डेकेड में क्या काम किया है, गवर्नमेंट वो जो है उसके ऊपर एक वाइट पेपर ला सकती है. वाइट पेपर में गवर्नमेंट बताती है कि पिछले गवर्नमेंट ने ऑल्दो बहुत ये इसका जो काम है ये बताना है कि आपने क्या किया है, बट इसको जो है मोस्ट ऑफ द टाइम्स पॉलिटिकल गेन्स के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि प्रीवियस गवर्नमेंट ने क्या नहीं किया जो हमने किया. ठीक है, तो ये थोड़ा सा काइंड ऑफ इट्स वेरी पॉलिटिकल इन नेचर, जो हमें डिस्कस नहीं करना है. हमें बस ये जानना है कि व्हाट इज़ अ वाइट पेपर. एक वाइट पेपर एक काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट होता है जो गवर्नमेंट द्वारा पेश किया जाता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके द्वारा पेश किया जाता है. उसमें वो बताते हैं कि व्हाट दे हैव डन in the past 10 और से लास्ट 5 years और 10 years में जो भी उन्होंने काम किया. तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने when you know कि 2014 में एनडीए का गवर्नमेंट आया था ना, एनडीए का गवर्नमेंट आया था 2014 में. तो 1 साल 10 साल उनको हो गया, एक डेकेड हो गया है गवर्नमेंट चलाते चलाते. तो 2014 में उन्होंने जो है ये जब उन्होंने they came in power, जब 2014 में when they came in power, तो उन्होंने क्या काम किए, यूपीए गवर्नमेंट का क्या दोष था, कितना ज़्यादा what how much they were in debt, इन्फ्लेशन कैसा था, सब कुछ के बारे में they were discussing, स्कैम्स हुए एंड एवरीथिंग राइट. तो उन्होंने उसके बारे में ही बताया कि उस समय भी चाहते 2014 के ईयर में भी अगर वो चाहते तो वो एक वाइट पेपर लेकर आ सकते थे, बिकॉज दे हैड उनके अकॉर्डिंग टू देम उन्होंने ये बोला कि दे हैड डन इन अ 1 year में बहुत ज़्यादा उन्होंने जो है काम कर दिया था, बट वो नहीं लाना चाहते थे बिकॉज द इकोनॉमी वाज इन क्राइसिस. ठीक है, क्राइसिस में था इकोनॉमी, क्योंकि आपको पता होगा 2008 में जो सब प्राइम क्राइसिस आया था वर्ल्ड में राइट. तो ये आपको पता होगा. तो इसके वजह से क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा जो है इकोनॉमी जो है बहुत ज़्यादा क्राइसिस में चला गया था. और 2014 में ही अगर कोई वाइट पेपर लेकर आ जाते तो गवर्नमेंट के ऊपर जो है, क्योंकि उस समय इकोनॉमी इतना ज़्यादा क्राइसिस में था, तो वो जो ट्रस्ट है लोग वो ट्रस्ट नहीं कर पाते, इसीलिए उन्होंने एक डेकेड के बाद जो है ये वाइट पेपर लाया. ठीक है, तो वाइट पेपर में उन्होंने वही बात की कि क्या उन्होंने क्या काम किए, what they have done, उन्होंने क्या अचीव किया, कैसे उन्होंने कितने सारे सेक्टर्स में अलग अलग सेक्टर्स में उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए एंड कैपिटल फॉर्मेशन किया, करंट अकाउंट को जो डेफिसिट्स है उनको कम किया एंड एवरीथिंग दे टोल्ड अबाउट कि उन्होंने क्या काम किया. ठीक है, तो ये आपको याद रखें कि वाइट पेपर इज़ ए ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ब्रॉट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द करंट गवर्नमेंट. ठीक है, वो गवर्नमेंट लाती है और वो उनके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता है. आपको एक बात और याद रखना है, 2015 में एक वाइट पेपर आया था, वो आया था रेलवे के ऊपर. ठीक है, रेलवे के ऊपर कि रेलवेज़ में क्या इंप्रूवमेंट हुआ, रेलवेज़ में गवर्नमेंट ने क्या काम किया, ये 2015 में आया था. ठीक है, और अब जाके 2024 में पूरे इकोनॉमी का एक वाइट पेपर आया है जो 2024 में पेश किया गया. इसीलिए ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. वाइट पेपर कौन रिलीज़ करता है, द करंट गवर्नमेंट. इसके ऑपोजिट में ही एक ब्लैक पेपर भी होता है, ब्लैक पेपर. ठीक है, ब्लैक पेपर जो हमारे ऑपोजिशन है उन्होंने अभी मूव किया. ठीक है, ब्लैक पेपर इज अपोजिट टू द वाइट पेपर. मतलब करंट गवर्नमेंट ने क्या नहीं किया, क्या एलिगेशंस है.
ठीक है, ये अपोजिशन रेज करता है ऑन दी गवर्नमेंट। तो उस अपोजिशन ने जो है व्हाइट पेपर की जगह एक ब्लैक पेपर भी रिलीज किया है, ठीक है। साथ ही आपको पता होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो है वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो उन्होंने जो है मतलब वो चीफ है, कांग्रेस चीफ है, लीडर ऑफ अपोजिशन कोई भी लोकसभा में नहीं है, बट वो कांग्रेस चीफ है। तो कांग्रेस चीफ ने जो है ये ब्लैक पेपर जो है उसको मूव किया था, बताया कि गवर्नमेंट ने क्या नहीं किया है एलिगेशन, ठीक है। तो वो पॉलिटिकल एंगल में हमें जाना ही नहीं है, हमें बस समझना है व्हाइट पेपर और ब्लैक पेपर क्या होता है। तो ये व्हाइट पेपर जो है वो करंट जो गवर्नमेंट है वो उन्होंने लाया है, एंड इट इज़ नॉट रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी व्हाइट पेपर के बारे में नहीं लिखा गया है। ये बस अब जो गवर्नमेंट है वो अपने मर्जी के अनुसार जब उनको लाना होता है तो वो लेकर आते हैं। इट इज़ नॉट ऑब्लिगेटरी, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। यहाँ पे वही एक्सप्लेनेशन लिखा है कि क्या है व्हाइट पेपर क्या है, एक मैक्रो इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट पे जो है जो मैनेजमेंट है या मिसमैनेजमेंट है उसके ऊपर जो है लेकर आया जाता है। वो एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट, और वो जितने भी एस्पेक्ट्स है मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का, परफॉर्मेंस का, चैलेंजेस का, सबके ऊपर जो है एक क्रक्स लेकर आते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वैसे तो यहाँ पे एनडीए यूपीए गवर्नमेंट ने एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन ही लगा रहे हैं, बट हमें एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये याद रखना है व्हाइट पेपर क्या होता है, कि जो पूरा मैनेजमेंट है, पूरा मैक्रो इकोनॉमिक का जो पूरा टोटल ओवरव्यू है उसके ऊपर आपको ये रिपोर्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। 196 बेबीज बॉर्न, ठीक है, 196 बेबीज बॉर्न। हाई कोर्ट टेक सीरियस व्यू ऑफ वुमेन इन बंगाल जेल्स गेटिंग प्रेग्नेंट, ठीक है। 196 बेबीज जन्म हुए हैं। आपको ये बात तो पता होगा ना कि विमेन और मेल का जेल सेल्स अलग होते हैं, ठीक है। विमेन का अलग जेल सेल्स होता है, मेल का अलग जेल सेल्स होता है, राइट। तो ये इतने सारे बच्चे ये कहाँ से मतलब जो है उनका बर्थ हो रहा है, बॉर्न हो रहा है। दैट इज़ अ वेरी 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 क्रिटिकल इशू कि क्या ये जो बच्चे जो पैदा हो रहे हैं, जो ये बच्चे पैदा हो रहे हैं, क्या ये कंसेंशुअली पैदा हो रहे हैं या फिर इट इज़ नॉन कंसेंशुअल, ठीक है। इसमें देखिए एक होता है वर्ड कंसेंशुअल, एक होता है नॉन कंसेंशुअल, ठीक है। तो कंसेंशुअल बेबीज अगर पैदा हो रहे तो कैसे, कंसेंशुअल मतलब विमेन ने अपना कंसेंट दिया है, ठीक है, तब जाके पैदा हो रहा है, बट हो रहा है तो कैसे हो रहा है। और अगर नॉन कंसेंशुअली हो रहा है तो अगर ये नॉन कंसेंशुअल जो है अगर ये एक्टिविटी हो रहा है देन इट विल बी कंसिडर्ड एज फोर्स तरीके से आप कर रहे हैं, इट विल बी कंसिडर्ड इन द कैटेगरी ऑफ रेप, राइट। तो ये अगर ये हो रहा है तो ये कैसे हो रहा है, ठीक है, कौन इसके लिए अकाउंटेबल है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है। 196 बेबीज इट इज़ अ ह्यूज नंबर, ठीक है, इट इज़ अ ह्यूज नंबर। आप देख रहे कि मतलब विमेन जो है जेल में है, वहाँ पे इतने सारे बच्चे पैदा हो रहे हैं, और क्या अगर ये कंसेंशुअल है तो कैसे मेल जो कैदी है वो आके फीमेल के साथ ये एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, और अगर ये नॉन कंसेंशुअल है तो ये कौन कर रहा है। इट इज़ अ वेरी वेरी बिग पिक्चर इन इट सेल्फ ओनली, राइट, कि कैसे हो रहा है ये, इतने सारे बच्चे पैदा हो रहे हैं, बच्चे पैदा हो रहे हैं। आप सोचिए कि कितने बच्चे जो है वो विमेन जो है वो उनका मिस कैरेज हो रहा होगा। ऐसा तो नहीं है ना कि 196 जो है वो सभी जो है वो पैदा हो गए, ऐसा तो नहीं है, बहुत सारा जो मिस कैरेज भी हुआ होगा, है ना। एंड देन वन अनदर वेरी वेरी बिग इशू इज हाउ मतलब कैसे वो द चिल्ड्रन हाउ दे आर गोइंग टू सर्वाइव इन द जेल एरिया। जेल जो है वो कोई एग्जॉटिक डेस्टिनेशन तो नहीं है ना, वहाँ पे लोग जो है करेक्शन होने के लिए आते हैं, राइट, करेक्शनल फैसिलिटी है, वहाँ पे आपको करेक्शन किया जाता है। वहाँ पे हाउ दे आर गोइंग टू मतलब वो किस तरीके से रेज होंगे वहाँ पर, दैट इज़ अनदर इशू। वन मोर इशू इज व्हाट अबाउट द न्यूट्रिशन ऑफ वीमेन एंड द चिल्ड्रन, राइट। वो बच्चा जो छोटा सा बच्चा है उसको तो उसके बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स है, राइट। द मदर हु हैज़ गिवन द बर्थ शी ऑल्सो हैज़ अ लॉट ऑफ रिक्वायरमेंट्स, एंड वी ऑल नो फॉर अ फैक्ट दैट आवर जेल्स आर नॉट इक्विप्ड, ठीक है, आवर जेल्स आर नॉट इक्विप्ड। हर साल एनसीआरबी के डेटा में आता है इट इज़ ओवरबर्डन्ड। हर साल एनसीआरबी के जो प्रिजन स्टैटिस्टिक्स का डाटा आता है उसमें सिमिलर बातें लिखी होती है, इट इज़ ओवरबर्डन्ड, अंडरस्टाफ्ड, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी नहीं है वहाँ पे, एंड मेनी अदर थिंग्स, ठीक है। तो वहाँ पर हाउ दिस चिल्ड्रन आर गोइंग टू सर्वाइव, और वो किस तरीके से डेवलप करेंगे, वो पढ़ाई कहाँ करेंगे, हु इज़ द फादर, कौन गार्जियन है, मदर कहाँ है,
इट्स अ वेरी वेरी बिग इशू। और इसमें जो है ऑनरेबल जो हाई कोर्ट है, कलकत्ता हाई कोर्ट ने काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की बात की है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन जो है यहाँ पे लिया जाएगा, एंड लिया भी जाना चाहिए, बिकॉज व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ वेरी क्रिटिकल। ठीक है, बहुत ज़्यादा चिंता वाली भी बात है। एक टर्म यहाँ से निकल के आता है, एक टर्म है आजकल जो है, जो एग्जामिनेशंस होते हैं वहाँ पे ये सब टर्म्स जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जैसे कि आपको याद होगा कि बहुत बार परोल, फर्लो पे क्वेश्चन आया है, ठीक है, और प्रिजन्स पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो एक टर्म है दैट इज एमिकस क्यूरे। ठीक है, एमिकस क्यूरे। एमिकस क्यूरे क्या होता है? मतलब एमिकस क्यूरे इज़ अ पर्सन। ठीक है, एक पर्सन है, तो वो क्या करेंगे, मतलब ही इज़ नॉट अ पार्टी ऑफ एनी ऑफ द पार्टीज। ठीक है, वो किसी का भी वो साथ में नहीं है, तो वो क्या करेंगे, एक ऐसे काइंड ऑफ पटिशन डालेंगे। ठीक है, एमिकस क्यूरी को आप एक इसका जो है लिटरल मीनिंग जो है, इसको आप फ्रेंड भी बोल सकते हैं, गुड फ्रेंड काइंड ऑफ। ठीक है, तो वो क्या करेंगे कि वो ना ही किसी भी पार्टी के साथ नहीं है, बट वो एक जो इशू है, जो प्रॉब्लमेटिक इशू है, उसको जो है गवर्नमेंट, जो ऑनरेबल कोर्ट है उनके पास लेकर जाएंगे। ठीक है, जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एमिकस क्यूरे जो है इस बार जो है उनको जो है इस केस में लॉयर तपन कुमार भांजा को जो है, लॉयर तपन कुमार तपस कुमार भांजा, इनको जो है एमिकस क्यूरे के रूप में वो किया गया है, जो है अपॉइंट किया गया है। वो जो है पूरे सब कुछ को है हैंडल करेंगे, जो ग्राउंड रियलिटी है प्रिजन का, वो कलकत्ता हाई कोर्ट तक जो है ये पहुंचाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एमिकस क्यूरे कौन होता है? वो ना ही इन दिस केस वो ना ही स्टेट गवर्नमेंट के पार्टी है, और ना ही वो वुमेन के जो है पार्टी में है, वो किसी की भी पार्टी में नहीं है। ही इज़ जस्ट एन एमिकस क्यूरे। वो जो है जितना भी ग्राउंड रिपोर्टिंग है उसको करेंगे एज अ न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से, न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से वो इस पूरे मामले का जांच पड़ताल करेंगे, एंड ही विल गिव इट टू द कलकत्ता हाई कोर्ट। ठीक है, तो एमिकस क्यूरे आपको समझ लेना है। और यहाँ पे देखिए बहुत सीरियस व्यू जो है ये लिया गया है बाय सबमिशन मेड बाय एमिकस क्यूरे दैट वुमेन प्रिजनर्स इन वेस्ट बंगाल आर गेटिंग प्रेग्नेंट वाइल इन कस्टडी में होते हुए जो है वो प्रेग्नेंट हो रहे हैं। ठीक है, the amicus curiae informed the court that 196 babies have been born in different jail in the state। ठीक है, 196 जो है वो बच्चे जो है पैदा हुए हैं इन डिफरेंट जेल्स इन द स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें प्रिजन्स रिफॉर्म के बारे में जानना होगा। ठीक है, प्रिजन रिफॉर्म, REFORM। ठीक है, प्रिजन रिफॉर्म, आपको ये पता होना चाहिए कि प्रिजन्स जो है वो स्टेट लिस्ट में आता है। ठीक है, तो स्टेट लिस्ट में आने के कारण यहाँ पे कोई भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है। ठीक है, पुलिस जो हो गया एंड आपका प्रिजन्स जो है ये आपके स्टेट लिस्ट में आता है। ऑल द अदर स्टेट्स हैव, मतलब डिफरेंट स्टेट्स हैव देयर ओन काइंड ऑफ लॉज एंड रूल्स जो वो बनाते हैं। ठीक है, तो प्रिजन जो है यहाँ पे कोई भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिजन रिफॉर्म्स लाना थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हो जाता है। ठीक है, प्रिजन स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया, ये जो रिपोर्ट है ये आपको पता होगा, इट इज़ रिलीज बाय NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ये जो है ये जो है रिपोर्ट निकाला उन्होंने 2022 में, और ये बताया गया है कि पॉइंट आउट किया गया है कि 1537 वुमेन इन प्रिजनर्स। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है प्रिजनर्स जो है उत्तर प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा चिल्ड्रन जो है वो पैदा होता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है चिल्ड्रन पैदा होता है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग वुमेन सबसे ज़्यादा, उत्तर प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा जो बच्चे पैदा हुए, उसके बाद जो है बिहार, और उसके बाद जो है वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा हुए। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है बच्चे पैदा हुए। ठीक है, सो ये काफ़ी ज़्यादा जो है चिंताजनक भी बात होता है, बट इन दिस केस, पर्टिकुलरली इन दिस केस, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा चिंताजनक बातें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, प्रिजन जो है, प्रिजन्स का क्या इश्यूज़ है। ठीक है, प्रिजन्स के क्या इश्यूज़ है, अगर हम देखें इश्यूज़ क्या क्या है इंडिया में, पहला तो है सबसे ज़्यादा ओवर क्राउडिंग, ओवरबर्डेंड है, मतलब कैपेसिटी है आपका 100 का, इट्स अराउंड 170 to 180 जो है लोग यहाँ पे रहते हैं इन दी प्रिजन। ठीक है, 100 का कैपेसिटी होने से 170-180 लोग जो है प्रिजन में रहते हैं। सेकंड है अंडर ट्रायल, मतलब आप जो है आपका कन्विक्शन नहीं हो रहा है, आपको मतलब आपका डेट ही नहीं आ रहा है, वो डेट ही नहीं दे रहे कि आपका ट्रायल चले, तो बहुत सारे जो है अंडर ट्रायल जो है लोग जो है वहाँ पे रह रहे हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ा इशू है कि अंडर ट्रायल्स जो है केसेस बहुत ज़्यादा है। फिर उसके बाद पेंडेंसी ऑफ द केस, बिकॉज
द हाई कोर्ट इज एंड द जुडिशरी इज जो है पेंडेंट, बहुत सारा केसेस है उनके ऊपर, ओवरबर्डनड है जुडिशरी भी, इसी वजह से केस जो डिस्पोजल का टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पेंडेंसी है। अंडर स्टाफ्ड है, शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है, स्पेशली विमेन स्टाफ जो है वो और भी ज़्यादा कम है, मेल स्टाफ तो कम है ही है, विमेन स्टाफ जो है और भी ज़्यादा कम है। फिर उसके बाद कंडीशन ऑफ वुमेन प्रिजनर्स जो अभी हमने देखा। फिर क्या है, इंस्टेंसेस ऑफ टॉर्चर एंड सेक्सुअल अब्यूज, वेरी 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 रियल, एंड सिर्फ और सिर्फ जो है इनमेट्स ही नहीं बल्कि बहुत केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि जो सुपरवाइजर है वो भी जो है टॉर्चर करते हैं, सेक्सुअल अब्यूज करते हैं, एंड इट्स वेरी कॉमन, ठीक है। फिर क्या है, प्रिजन इनमेट्स लिविंग विद इन्फेक्शियस डिजीज, क्योंकि ओवरबर्डनड है, डिजीजेस हो जाते हैं लोगों को, यू नो कोविड जो है इस तरीके से कम्युनिकेबल डिजीज जो है, अगर एक को होता है एंड देन इट गो मतलब बहुत ज़्यादा फैल जाता है, किसी को अगर चिकन पॉक्स है तो वो भी फैल जाता है, तो कम्युनिकेबल डिजीजेस बहुत ज़्यादा है। कॉलोनियल नेचर एंड ऑब्सोलीट लॉज, बहुत सारे जो है लॉज, बहुत सारे रिडंडेंट लॉज बहुत सारे हमारे पास, इसीलिए इस बार जो है भारतीय न्याय संहिता बिल जो है काफ़ी अच्छा जो है, उसमें जो मतलब जो ऑब्सोलीट लॉज है, मतलब पुराने लॉज है जो रिडंडेंट हो गए हैं, ठीक है, वो लॉज को जो है डिलीट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। और साथ ही जो है जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट इज़ वेरी वेरी पुअर, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर है इट इज़ वेरी वेरी पुअर। साथ ही एक देयर आर चांस, बहुत बार ऐसा होता है कि जो पिछड़े तबके के लोग होते हैं ना, स्पेशली जो माइनॉरिटी ग्रुप से होते हैं, ठीक है, कोई भी ग्रुप आप पकड़ लीजिए, अगर वो मतलब गरीब वर्ग से है, ठीक है, वो उनके साथ जो है अत्याचार और ज़्यादा होता है, ठीक है। एक अगर आप कोई एक जाने माने इंसान को अगर आप जेल में लेकर जाएंगे उनको अलग ट्रीटमेंट मिलेगा, अगर वो लेट्स से कोई दूसरे डिफरेंट क्लास या फिर कम्युनिटी का है तो उसको और ज़्यादा ख़राब ट्रीटमेंट मिलेगा। अगर वो एकदम गरीब आदमी है, मतलब ट्रायल भी नहीं हो रहा है, तो उनको अलग ट्रीटमेंट मिलता है, बहुत बार टॉर्चर किया जाता है, एंड इट इज़ वेरी मच रिपोर्टेड, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ छुपा हुआ है, नो, बट सब कुछ रिपोर्टेड है एंड द कंडीशन इज़ वेरी पुअर, ठीक है। सो इसीलिए हमें प्रिजन रिफॉर्म्स लाने की बहुत ज़्यादा यहाँ पे नीड है, ठीक है, नेसेसिटी है, प्रिजन रिफॉर्म लाने की बहुत ज़्यादा नेसेसिटी है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकता है, एक मॉडल एक्ट जो है वो पास करा सकता है और स्टेट को अर्ज कर सकता है कि वो उस मॉडल एक्ट के रूप में जो है मॉडल एक्ट को जो है अपनाए, ठीक है। सो ये जो है काफ़ी ज़्यादा चिंता वाली बात है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल जो है ये चीज़ है कि यहाँ पे इतने सारे बच्चे जो है पैदा हो रहे हैं, और वही है अगेन कंसेंशुअल है, नॉन कंसेंशुअल है, दैट इज़ द बिगर इशू है, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। वी कैन मूव ऑन टू द लास्ट टॉपिक। द लास्ट टॉपिक इज R&D स्पेंड, गोल्डन इंटरवेंशन और स्मोक एंड मिरर। तो R&D जो है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है, किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, बिकॉज व्हेन वी डू रिसर्च ऑन समथिंग, अगर हमें वो उस पर हम लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ USA ओनली, ठीक है, US में कितना ज़्यादा स्पेंड करते हैं वो लोग ऑन द फील्ड ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। दे आर ब्रिंगिंग वैक्सीन्स, दे आर ब्रिंगिंग AI, ठीक है, टेक्नोलॉजीज बिल्ड के ऊपर बिल्ड किए जा रहे हैं, एंड नॉट जस्ट USA, कंट्रीज जो ईस्ट एशियन में कंट्रीज है लाइक जापान, लाइक कोरिया, ठीक है, दे आर ऑल्सो स्पेंडिंग सो मच अमाउंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट मतलब जो है थोड़ा लॉन्ग टर्म चीज़ है, आपको ऐसा नहीं है कि आज ही आप रिसर्च करने बैठे और मिल जाएगा, नो, आपको थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, वो इन्वायरमेंट नहीं है, इंडिया में वो इन्वायरमेंट नहीं है कि लोग जो है रिसर्च करें, बिकॉज ऑफ सेवरल मेनी अदर रीजंस, ठीक है, लाइफस्टाइल जो है वो भी थोड़ा सा जो चेंज हो जाता है, इतना अफोर्ड भी नहीं कर सकते लोग, तो ये क्या है, थोड़ा एक बड़ा इशू है, ठीक है, जिसको गवर्नमेंट जो है धीरे धीरे एड्रेस कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट ने एक कॉर्पस बनाया 1 लाख करोड़ रुपए का, ठीक है, 1 लाख करोड़ रुपीस का जो है कॉर्पस यहाँ पे बनाया, ठीक है। ये काफ़ी ह्यूज जो है कॉर्पस बनाया गया है कि हम ये 1 लाख रुपए का जो कॉर्पस है वो धीरे धीरे जो है गवर्नमेंट जो है देते रहेगी टू द रिसर्च फॉर द डेवलपमेंट फॉर द टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस। तो वो क्या करेगी, वो कॉर्पस से जो है धीरे धीरे पैसे निकाल के वो जो है फाइनेंस कर सकते हैं, रीफाइनेंसिंग जो है वो कर सकते हैं। ये कॉर्पस जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम अगर रिसर्च नहीं करेंगे देन वी विल बी डिपेंडेंट। लाइक हम जेट फाइटर्स अगर हमें मंगाना है, वी आर केपेबल ऑफ मेकिंग इट, राइट, ऐसा तो नहीं है कि सामान नहीं है, बट हमारे पास वो नॉलेज नहीं है, वो टेक्नोलॉजी नहीं है। और टेक्नोलॉजी क्यों नहीं है, बिकॉज हमने कभी रिसर्च पे ज़्यादा फोकस नहीं किया। हमारा GDP रेशियो जो है ऑन रिसर्च इज़ वेरी माइन्यूस्क्यूल, वेरी माइन्यूस्क्यूल इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज, ठीक है। इसीलिए हमारा जो है रिसर्च में ही मेन इशू है, ठीक है। इसीलिए हम जो है इम्पोर्ट डिपेंडेंट हो जाते हैं, डिफेंस इक्विपमेंट के लिए इम्पोर्ट डिपेंडेंट हो जाते हैं। हम S-400 क्यों मंगा रहे हैं रशिया से, बिकॉज हम यहाँ इंडिया पे नहीं बना पा रहे। एंड क्यों नहीं बना पा रहे, बिकॉज हमारा अगेन रिसर्च पे जो है पैसा स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा कम है। ये कॉर्पस जो है, ये जो है
मेक श्योर करेगा कि जो है रिसर्च जो है एक्टिविटीज़ को बढ़ावा मिले, पुश मिले, ठीक है। और गवर्नमेंट जो है बहुत सारे तरीके से जो है ट्राई भी कर रही है कि किस तरीके से जो है इसको इंक्रीज़ करे, इस एक इन्वायरमेंट को क्रिएट करे, किस तरीके से जो है यहाँ पे एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो है एक इन्वायरमेंट सेटअप हो, राइट। सो यहाँ क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं कि एक इंटरिम बजट में जो है इस बार वो पास किया गया कि 50 इयर्स का जो है इंटरेस्ट फ्री लोन जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा एंड अ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग और रीफाइनेंसिंग विथ लॉन्ग टेनर्स इन लो और नील इंटरेस्ट, ठीक है। ये दिया जाएगा कि प्राइवेट सेक्टर को टू स्केल अप रिसर्च एंड इनोवेशन सिग्निफिकेंटली इन द सनराइज डोमेन, ठीक है। जो सनराइज सेक्टर्स होते हैं उसमें जो है रिसर्च करने के लिए जो है बहुत बड़ा जो है कॉर्पस दिया जाएगा, 50 इयर्स इंटरेस्ट फ्री लोन या फिर बहुत ही कम जो है इंटरेस्ट में जो है लोन दिया जाएगा, ताकि रिसर्च में जो है वो जो वैल्यू एडिशन हो पाए, ठीक है। तो बहुत सारे जो है सिर्फ और सिर्फ अगर हम रिसर्च के बारे में सोचते हैं, नॉट जस्ट इन द फील्ड ऑफ डिफेंस बट एग्रीकल्चर के फील्ड में हम ला सकते हैं इनोवेशन, राइट। वो तो कितना ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा। हम AI के फील्ड में ला सकते हैं रिसर्च करके कि किस तरीके से AI विल हेल्प दी फार्मर, हाउ AI विल हेल्प दी डिफेंस, हाउ AI विल हेल्प दी मिलिट्री, हाउ AI विल हेल्प दी टीचर्स, ठीक है। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जहाँ पे रिसर्च और इनोवेशन होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड रिसर्च एंड इनोवेशन हम सस्टेनेबल लिविंग के लिए भी ला सकते हैं, राइट। तो जैसे फोटोवोल्टाइक सेल्स जो है, हम वो जो सोलर पैनल्स होता है ना, तो वो सोलर पैनल्स का जो सेल्स होता है वो हम चाइना से मंगाते हैं। माइक्रो प्रोसेसर हम कहाँ से मंगाते हैं? चाइना से मंगाते हैं। सेमीकंडक्टर हम कहाँ से मंगाते हैं? ताइवान से मंगाते हैं। तो ये सब चीज़ों पे अगर हम रिसर्च करेंगे और वहाँ पे अगर हम अपना फोकस शिफ्ट करेंगे, देन हम जो है देख सकते हैं कि अच्छा एक रिजल्ट आने का बहुत ज़्यादा चांसेस रह पाएगा, ठीक है। तो ये क्या है कि अगर हम देखें यहाँ पे कुछ जो यहाँ पे अगर हम देखें तो मतलब यहाँ पे जो है थोड़ा बहुत आपको डेटा मिलेगा कि किस तरीके से कि कौन सी कंट्रीज़ जो है, हमारा जो है बहुत GDP जो कंट्रीब्यूशन है इट इज़ एक्सट्रीमली लो, ठीक है। और प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन तो उससे भी कम है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन, जितना भी कंट्रीब्यूशन होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, वो गवर्नमेंट ही करती है। प्राइवेट सेक्टर का जो है इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट भी करती है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट भी करती है, बट वो भी बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन अगर हम देखें साइंस सुपर पावर कंट्रीज लाइक जर्मनी, साउथ कोरिया, ठीक है, या यूनाइटेड स्टेट्स, और उनका जो प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। जैसे 67% हो गया, 79 एंड 75% रिस्पेक्टिवली। इट्स वेरी हाई, ठीक है, इन कंपैरिजन टू इन कंट्रीज लाइक इंडिया, ठीक है। और हमारा जो है यहाँ पे भी हम लोग अब जो है थोड़ा एक्सपेंडिचर वी आर इंक्रीजिंग, ठीक है, जो है GDP के जो अनुसार जो है हम थोड़ा सा एक्सपेंडिचर जो है इंक्रीज करें, लेकिन वी आर स्टिल लैकिंग बिहाइंड मेनी कंट्रीज। अगर आप ब्राज़ील देखेंगे वहाँ पे भी एक्सपेंड जो है वो बहुत ज़्यादा करते हैं। 1.16% ऑफ GDP दे आर स्पेंडिंग ऑन योर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। साउथ अफ्रीका का देखिए हमसे ज़्यादा है, 0.83%, ठीक है। ये दे हैव हायर जो है GDP रेशियो जो है उससे जो है आपका ग्रॉस एक्सपेंडिचर ऑन RD, ठीक है, GERD, दैट इज़ ग्रोस एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो टू GDP रेशियो जो है इंडिया का काफ़ी कम है इन कंपैरिजन टू इवन ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और एक बात यहाँ पे इस आर्टिकल में ये भी बोला गया है कि रिसर्च को हमें इंटीग्रेट करना चाहिए, ठीक है। इंटीग्रेट करना चाहिए किसके साथ? रिसर्च को हमें इंटीग्रेट करना चाहिए विद द एजुकेशन, ठीक है। बच्चों का जो एजुकेशन है उसके साथ हमें रिसर्च को इंटीग्रेट करना चाहिए, तभी जो है माइंड में वो आपको क्यूरियोसिटी जगेगा बच्चों के, तब जाके वो थोड़ा जो है एक्टिवली जो है पार्टिसिपेट करेंगे एंड देन दैट क्यूरियोसिटी विल लीड टू वंडर्स, राइट। तो यहाँ पे जो है ये रिसर्च एंड इंटीग्रेशन विद एजुकेशन, ये हमें जापान एंड कोरिया में बहुत अच्छे से देखने को मिलता है, ठीक है। जापान एंड कोरिया में ये हमें बहुत ज़्यादा है अच्छे से देखने को मिलता है। तो ये जो है ये अगर हमें इस गैप को फिल करना है ना, ये जो टेक्नोलॉजी का गैप है उसको हमें फिल करना है, तो हमें रिसर्च को इंटीग्रेट करना चाहिए विद एजुकेशन, ठीक है। तो ये हमें देखने को मिलता है जापान कोरिया में। वहाँ पे क्या करते हैं बच्चे जो है पढ़ाई के साथ साथ ही जो है क्यूरियस लर्निंग के थ्रू जो है वहाँ पे रिसर्च में जो है इंगेज करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, एंड दैट इज़ वेरी गुड, ठीक है। अगर हम देखें इन अ लॉन्ग टर्म इट विल बी प्रूवन वेरी गुड, ठीक है। सो ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है, काफ़ी। और आपको याद भी रखना है कि 1 लाख करोड़ का जो है कॉर्पस जो है ये बनाया गया है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड आई होप आपको ये टॉपिक जो है वो भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। So with this we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.